जी अस्सलाम वालेकुम जी. We are following the book of Inference and Training, and the book name is Statistics for Business and Economics. And today the topic of discussion is chapter number 11, Inference about Population Variances. तो अभी तक देखें हम लोगों ने किया था, अभी तक हम लोगों ने इस कोर्स के अंदर जो कि हमारा स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस का कोर्स है, हम लोगों ने अभी तक दो जो है ना वो आपने सैंपल स्टेटिस्टिक्स के ऊपर बेसिकली काम किया. आप यहाँ तो मीन के साथ करते रहे हो काम या आप प्रोपोर्शन के साथ काम करते रहो. ठीक है, मीन में आपने सबसे पहले उसका पॉइंट एस्टिमेट देखा, पॉपुलेशन मीन का एक्स बार होता है. इसी तरह आपने प्रोपोर्शन का पॉइंट एस्टिमेटर देखा, वो पी बार होता है. फिर आपने मीन के ऊपर उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल डेवलप करना सीखा. ठीक है, फिर आपने सिंगल मीन के ऊपर टेस्टिंग की, फिर आपने डबल मीन के ऊपर टेस्टिंग की अंडर डिफरेंट कंडीशंस पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन के हवाले से. इसी तरह आपने पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का पॉइंट एस्टिमेट पहले डेवलप करना सीखा, फिर उसी का कॉन्फिडेंस इंटरवल आपने डेवलप करना सीखा, फिर आपने सिंगल पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के ऊपर टेस्टिंग की, और फिर आपने डबल पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के ऊपर टेस्टिंग की. आज हम लोग इसी तरह बात करेंगे वेरिएंस के हवाले से. ठीक है, हम लोग इसी तरह वेरिएंस का हम लोगों ने पॉइंट एस्टिमेट देखा था, सीखा था कि उसका पॉइंट एस्टिमेट जो पॉपुलेशन वेरिएंस होता है उसका पॉइंट एस्टिमेट जो है वो सैंपल वेरिएंस होता है. और इसी तरह जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का पॉइंट एस्टिमेटर होता है वो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन होता है. ठीक है, तो आज हम लोग इस चैप्टर के अंदर देखेंगे कि किस तरह हम लोग सिंगल वेरिएंस के ऊपर उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल डेवलप करते हैं, और फिर सिंगल वेरिएंस के ऊपर उसकी किस तरह जो है वो टेस्टिंग होती है. So in the preceding four chapters, we examined methods of statistical inference involving population means and population proportions. In this chapter, we expand the discussion of situations involving inferences about population variances. As an example of a case in which a variance can provide important decision-making information, consider the production process of filling containers with a liquid detergent product. The filling mechanism for the process is adjusted so that the mean filling weight is 16 ounces per container. Although a mean of 16 ounces is desired, the variance of filling weights is also critical. That is, even with the filling mechanism properly adjusted for the mean of 16 ounces, we cannot expect every container to have exactly 16 ounces. By selecting a sample of containers, we can compute a sample variance for the number of ounces placed in a container. This value will serve as an estimate of the variance for the population of containers being filled by the production process. If the sample variance is modest, the production process will be continued. However, if the sample variance is excessive, overfilling and underfilling may be occurring even though the mean is correct at 16 ounces. In this case, the filling mechanism will be readjusted in an attempt to reduce the filling variance for the container. अच्छा देखिए, आपका जो वेरिएंस है वो बेसिकली हमारे डिसीजन मेकिंग के अंदर इतना इम्पोर्टेंट है कैसे. उसने एक एग्जांपल दी. एग्जांपल उसने ये दी कि हमारे पास एक प्रोडक्शन प्रोसेस है जिसमें हम लोग कोई, आप समझ लें कि कोई लिक्विड किसी बोतल के अंदर भर रहे हैं, और उस जो बोतल की मिकदार है वो मीन जो है उसकी 16 ओंसेस है. अब हर बोतल में 16 ओंसेस तो ठीक है, लेकिन वो देखना चाह रहे हैं कि 16 ओंसेस से ऊपर और नीचे जो वेरिएशन हो रही है वो कितना रोल प्ले कर रही है, क्या वो कहीं बहुत ज्यादा या बहुत कम तो नहीं हो रही. तो वो लोग क्या करते हैं, जब प्रोडक्शन होती है उसमें से एक सैंपल लेते हैं और उस सैंपल से वो चेक करते हैं
कि जो सैंपल की वेरिएशन है वो कितनी आ रही है। अगर तो सैंपल की वेरिएशन ठीक है तो फिर तो प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। लेकिन अगर वेरिएशन किसी में फर्ज करें 18 आ रही है, किसी बोतल में 18 ऑन्सेस भर गया, किसी में बोतल में 14 ऑन्सेस बन के भर गया, तो अब जो 18 या 20 ऑन्सेस वाली है वो ओवर फिलिंग में चली गई है, जो 14 ऑन्सेस वाली है वो अंडर फिलिंग में चली गई है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो उनको पहले से मालूम हो जाए। तो जब वो मालूम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो प्रोडक्शन प्रोसेस को अपना रीएडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपकी जो है वो वेरिएशन जो है या वेरिएंस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है आपकी डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, और वेरिएंस जो है बेसिकली जहाँ पे अभी आपकी प्रोडक्शन प्रोसेसिंग हो रही होती है या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा होता है, वहां पे जो है वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। ठीक है, तो हम लोग पहले काम करेंगे इन्फ्लुएंस अबाउट पॉपुलेशन वेरिएंस के ऊपर, सिंगल वेरिएंस के ऊपर। लेकिन जो वेरिएशन होती है ना बेसिकली, वो क्वालिटी के अंदर आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और क्वालिटी आपको पता है कि आपकी लाइफ के अंदर कितनी इंपॉर्टेंट है, कितना रोल प्ले कर रही होती है। इवन आप जब खाना खाने जाते हैं तो आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां पे एक दिन आपको बहुत अच्छा खाना मिलता है, ठीक है, लेकिन आप दूसरी दफा जाते हैं तो आपको बहुत ही फजूल खाना मिलता है। तो क्या हो जाएगा, वेरिएशन बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी। लेकिन आप दूसरा एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप जाते हैं, वहाँ पे खाना अच्छा मिलता है, नेक्स्ट टाइम जाते हैं, खाने में थोड़ा सा 19-20 का फर्क होता है। ठीक है, तो वेरिएशन कम और ज्यादा आपकी लाइफ के अंदर बड़ा, आपके डिसीजन मेकिंग में जो है वो बड़ा रोल प्ले कर रही होती है। ठीक है, ये दो देखे ना रेस्टोरेंट है, लेकिन अब जब आपने तीसरी दफा किसी रेस्टोरेंट में जाना है तो ये दो सिचुएशन है। तो आप डिसाइड, आपकी डिसीजन मेकिंग इन दोनों के प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर कर रही होगी कि एक रेस्टोरेंट ऐसा है जहाँ पे मैं एक दफा खाना गया बहुत अच्छा था, दूसरी दफा गया बहुत बुरा था। एक था जहाँ पे खाना मैं खाने पहली दफा गया अच्छा था, दूसरी दफा गया तब भी बस अच्छा था। तो आप उस हवाले से अपने डिसीजन मेकिंग करोगे। तो वेरिएशन जो है, वेरियस जो है वो आपकी लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। अच्छा जी, इन्फ्लुएंस अबाउट पॉपुलेशन वेरिएंस, sample variance, that is sample variance is summation x minus x bar का square divided by n minus 1, that is the point estimator of population variance। ठीक है जी, तो आपका सैंपल वेरिएंस जो है वो उसका ये फार्मूला होता है इसके समेशन x माइनस एक्स बार के डिवाइडेड बाय n माइनस 1, दैट इज द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन वेरिएंस। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इस सैंपल वेरिएंस को यूज करते हुए वो यूज एज अ बेसिस फॉर मेकिंग इन्फरेंसेस अबाउट द पॉपुलेशन वेरिएंस। ठीक है, आप अपने पॉपुलेशन वेरिएंस के मतलब इन्फरेंस ड्रॉ करते हैं बेस्ड ऑन सैंपल वेरिएंस। ठीक है, देन यू हैव, जब आप, फिर हम लोग क्या करते थे, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाते थे कि हमारे जो सैंपल्स है वो किसी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। तो जब हम लोग सैंपल्स अपने वेरिएंस से ड्रॉ करेंगे तो हमारे जो सैंपल होंगे, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगी, वो बेसिकली काई स्क्वेयर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगी। Whenever a sample random sample of size n is selected from a normal distribution, the sampling distribution of n minus 1 s square over sigma square has a chi-square distribution with n minus 1 degrees of freedom। देखिए, जिस तरह आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लगाते थे, फिर आपके पास कुछ सिचुएशन होती थी जब आपके पास पॉपुलेशन स्टैंडर्डाइजेशन की इंफॉर्मेशन नहीं होती थी, तो हम लोग क्या करते थे, टी डिस्ट्रीब्यूशन लगाते थे। इसी तरह जब हम लोग सिंगल वेरिएंस के ऊपर काम करेंगे तो हम लोग काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद n माइनस 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लगाएंगे। ठीक है, और इसका भी टी डिस्ट्रीब्यूशन की तरह जो है वो टेबल जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि वो किस तरह देखेंगे। और सिंगल पॉपुलेशन वेरिएंस के
इंटरवल एस्टिमेशन के लिए और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के लिए हम लोग का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन ही लगाते हैं। अब हम लोग इंटरवल एस्टिमेशन देखते हैं, इंटरवल एस्टिमेशन किस तरह होती है। To show how the chi-square distribution can be used to develop a confidence interval estimate of a population variance sigma square. Suppose that we are interested in estimating the population variance for the production filling process mentioned at the beginning of this chapter. A sample of 20 containers is taken and the sample variance for filling quantities is found to be S squared, that is 0.0025. However, we know we cannot expect the variance of sample of 20 containers to provide the exact value of the variance of the population of containers filled by the production process. Hence, our interest will be in developing an interval estimate for the population variance. तो जो हम लोग इन एग्जांपल पहले देखी हुई थी उसी एग्जांपल को आगे लेके चलते हैं। हम लोग सपोज करते हैं कि हम लोगों ने 20 कंटेनर का सैंपल लिया। उस 20 कंटेनर का सैंपल जब चेक किया तो उसका सैंपल वेरिएंस जो वो हमारे पास आ गया 0.0025। अब जाहिर बात है कि आप इन 20 कंटेनर्स की बेस के ऊपर आपको 20 कंटेनर जो है वो पूरे पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस की जो है वो इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, एक इंटरनल एस्टिमेट डेवलप कर लेते हैं पॉपुलेशन वेरिएंस के हवाले से। ठीक है, तो हम लोग यूज जो है वो नोटेशन काई की करेंगे to denote the value of the chi-square distribution that provides an area of probability of alpha to the right of chi-square alpha value. For example, in figure 11.2, a chi-square distribution with the 19 degrees of freedom is shown as chi-square 0.025, 8.907, indicated 97.5% of the chi-square values are to the right of 8.907. अच्छा, पहली बात ये है, काय स्क्वायर का जो ग्राफ है ना वो हमेशा 0 से राइट साइड पे बढ़ेगा। यानी कि काय स्क्वायर का जो ग्राफ है वो पॉजिटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें नेगेटिव वैल्यू आ नहीं सकती, क्योंकि आप वेरिएंस के ऊपर काम कर रहे हैं। तो वेरिएंस ऑलरेडी जो है वो पॉजिटिव में होता है। ठीक है, तो इसी वजह से काय का जो ग्राफ है वो सिर्फ राइट टेल्ड ही बनेगा। तो ये कुछ ग्राफ है जिसमें आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लेफ्ट साइड पे है जो आप फाइंड करेंगे n-1 के थ्रू, और एरिया इन अपर टेल आपके पास ये है। ठीक है, यानी कि आप देखें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 4 के ऊपर आपका 0.05 का एरिया कौन सा है, 9.488। ठीक है, और इसी तरह 10 के ऊपर आपका 0.90 का एरिया कौन सा है, 4.865। ठीक है, तो इस तरह आप एरिया टेबल देखेंगे। और आप देखें आपके पास फॉर्मूला कौन सा बेसिकली यूज होगा इंटरवल एस्टिमेट डेवलप करने के लिए, डेट इज n-1 s square divided by chi square alpha by 2 greater than equal to sigma and greater than equal to n-1 s square chi square 1 minus alpha by 2। ठीक है, ठीक हो गया, ये आपका फॉर्मूला यूज होगा। तो हम लोग इसी एग्जांपल के अंदर अपना फार्मूला प्लेस करके देखते हैं कि क्या होगा। हमारे पास हम लोगों ने 95% पे कॉन्फिडेंस इंटरवल डेवलप करना है। तो आप देखिए n-1 s स्क्वायर डिवाइडेड बाय chi स्क्वायर 0.025 लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू सिग्मा एंड लेस देन इक्वल टू n-1 s स्क्वायर chi स्क्वायर 0.975 1 माइनस अल्फा बाय 2 0.975 आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्योंकि आपके पास 20 कंटेनर्स हैं, 20 कंटेनर्स को आप 0.025 पे देखेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी। देखिए आपने 20 - 1 किया 19 आ गया। 19 को आप देखें 0.025 पे तो आपके पास आंसर ये देखें 19 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ऊपर से आप 0.025 पे देखें तो आपके पास एक वैल्यू जो है वो 32.852 आ गई है। और फिर आपने chi स्क्वायर देखना है 0.975 के ऊपर,
तो 19 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में आप 0.975 का वैल्यू देखेंगे तो वो आपके पास आ जाएगी 8.907 आ जाएगी। ठीक है, तो आपके पास ये जो एरिया टेबल की नीचे वाली वैल्यूज थी ये आ चुकी हैं। ये देखें, जो आपके पास ये आपके पास 0.025 की वैल्यू आ गई, 32.85 आ गई आपके पास, 852 आ गई। स्काई स्क्वायर 0.975 की वैल्यू आपके पास 8.907 आ गई। बाकी वैल्यूज आपके पास गिवन है, n माइनस वन करेंगे आपके पास 19 आ जाएगा। एस स्क्वायर आपके पास 0.0025 है। आप वैल्यूज प्लेस करें और आपके पास ये जो है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गया। अब ये जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है बेसिकली ये आपके पास पॉपुलेशन वेरिएंस का है। ठीक है, और अगर आपको इसी कॉन्फिडेंस इंटरवल के ऊपर कहा जाए कि आप पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉन्फिडेंस इंटरवल डेवलप करें तो आप क्या करेंगे, आप इन सब का पॉजिटिव स्केयर रूट ले लेंगे। ठीक है, और वो क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का जो है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल बन जाएगा। ठीक है, और आपका फॉर्मूला जो है वो ये वाला यूज होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको एरिया टेबल देखना सिखाया, पूछा गया कि आप इस वैल्यू पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में ये देखें, वैल्यू बताएं। ठीक है, तो हम लोग ये वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द वेरिएंस इन ड्रग वेट्स इज क्रिटिकल in the pharmaceutical industry. For a specific drug with weights measured in grams, a sample of 18 units provided a sample variance of S is equal to S square is equal to 0.36। ठीक है, आपको क्या दिया गया, दो चीजें दी गई हैं, n सैंपल यानी कि 18 और आपको सैंपल वेरिएंस दिया गया है। पार्ट ए के अंदर आपको क्या कहा गया, कंस्ट्रक्ट 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन वेरिएंस फॉर द वेट ऑफ दिस ड्रग। यानी कि आपको 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है किसका, पॉपुलेशन वेरिएंस का। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। तो ये देखिए, एन आपके पास 18 है, एस के जो है वो 0.36 है, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है। हमारे पास फार्मूला जो है वो ये होता है n माइनस वन एस स्केयर ओवर का स्केयर अल्फा बाय टू ग्रेटर देन इक्वल टू सिग्मा स्केयर दैट इज लेस देन इक्वल टू n माइनस वन एस स्केयर का स्केयर 1 माइनस अल्फा बाय टू। तो आप क्या करें, आप पहले 1 माइनस अल्फा जो है वो 0.90, अल्फा जो है वो 0.10 आ जाएगा, अल्फा बाय टू 0.05 आ जाएगा। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपके पास n माइनस वन है, दैट इज 18 माइनस वन 17 आ जाएगा। तो आप क्या करें, अल्फा बाय टू वी का स्केयर 0.05 को 17 पे देखेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो एरिया टेबल से 27.58 समझ आ जाएगा। और जब 1 माइनस अल्फा बाय टू को देखेंगे तो वो 0.995 आ जाएगा और वो आ जाएगा 5.697। तो आपके पास ये फार्मूला था, आप क्या करें इसमें वैल्यूज प्लेस कर दें तो आपके पास आंसर जो है वो ये बन जाएगा। अब हमें जो है वो पार्ट बी के अंदर कहा गया कि आप 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल डेवलप करें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर। तो आप क्या करेंगे, इस सारे के ऊपर जो है वो पॉजिटिव स्केयर रूट अप्लाई कर देंगे और आपके पास जो है वो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरह होगा आपका। अब हम लोग बात करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के हवाले से। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में जिस तरह हम लोग मीन और पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का हाइपोथेसिस डेवलप करते थे, आपके नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस उसी तरह ही से डेवलप होंगे। ठीक है, सिर्फ वहाँ पे मीन की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका पॉपुलेशन वेरिएंस यूज हो जाएगा। ठीक है, जो पहला है हाइपोथेसिस जो वो आपका लोअर टेल टेस्ट है, दूसरा जो है वो आपका अपर टेल टेस्ट है और तीसरा जो है वो टू टेल टेस्ट है। लेकिन याद रहे कि ये का स्क्वायर का जो है ग्राफ जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही साइड पे सारा बनेगा, क्योंकि का स्क्वायर की जो वैल्यूज है वो का स्क्वायर बेसिकली वेरिएंस को यूटिलाइज कर रहा होता है और वेरिएंस जो है वो नेगेटिव नहीं होता। इसलिए इसका सारा जो ग्राफ है वो पॉजिटिव ही बनेगा, चाहे वो लेस देन का हो, चाहे वो अपर टेल हो, चाहे वो दो टेल्स हो। तो वो देखते हैं कि किस तरह बनेगा। सेकेंड स्टेप आपका उस तरह ही होगा, आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपका डिफाइन होगा। तीसरे स्टेप में सिर्फ क्या होगा, अब आपका क्योंकि आप
वेरिएंस के ऊपर काम कर रहा है, तो आपका टेस्ट स्टेटिस्टिक जो है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, का स्क्वायर, और इसका फार्मूला जो है दैट इज इक्वल टू n-1 एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा नॉट स्क्वायर। सिग्मा नॉट स्क्वायर वो होगा जिसके अगेंस्ट आप उसको चेक कर रहे होगे, ठीक है। और का स्क्वायर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो फार्मूला है वो बेसिकली का स्क्वायर होगा, और उसको n-1 इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। चौथा स्टेप आपका वही होगा, कैलकुलेशन आप करेंगे, इस फॉर्मूले में आप वैल्यूज रखेंगे, आपके पास एक कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाएगी। पांचवा स्टेप जो होगा वो आपका क्रिटिकल रीजन होगा। अब क्रिटिकल रीजन जो होगा वो उसका साइन जो है वो आपके अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के ऊपर डेवलप डिपेंड कर रहा है कि आपका साइन जो है वो किस तरह होगा। यानी कि ये देखें, अगर आपका लो टेल टेल टेस्ट है तो आपका जो क्रिटिकल रीजन है वो लेस देन इक्वल टू 1 - अल्फा हो जाएगा। अगर आपका अपर टेल टेस्ट है तो वो ग्रेटर देन अल्फा हो जाएगा, और अगर आपका टू टेल टेस्ट है तो वो दोनों को ड्रॉ होगा लेस देन इक्वल टू 1 - अल्फा/2, और दूसरी जो साइड ड्रॉ होगी वो अल्फा/2 पे होगी। आप अपना क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद आप ग्राफ बनाएंगे, और छठे स्टेप में आप कंक्लूजन ड्रॉ कर देंगे। कंक्लूजन वही है, अगर तो आपका कैलकुलेटेड जो वैल्यू होगी वो क्रिटिकल रीजन के अंदर फॉल करेगी तो रिजेक्ट एच नॉट, अगर क्रिटिकल रीजन के अंदर फॉल नहीं करेगी तो एक्सेप्ट एच नॉट हो जाएगा, ठीक है। आप पी वैल्यू का भी यही रूल है, और आप अपने एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे इफ पी वैल्यू लेस देन इक्वल टू अल्फा हो जाएगी, अदरवाइज जो है वो आपका एच नॉट जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो हम लोग एक जो है वो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। इससे आपको चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। एक एग्जांपल कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो है वो एक क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। So let us consider the following example. The Estelle Waste Metro Bus Company wants to promote an image of reliability by encouraging its drivers to maintain consistent schedules. As a standard policy, the company would like arrival times at bus stops to have lower variability. In terms of the variance of arrival times, the company standard specifies an arrival time variance of 4 or less. When arrival times are measured in minutes, the following hypothesis is formulated to help the company determines whether the arrival time population variance is excessive. तो ये आपका null और alternative hypothesis डेवलप हो गया, ठीक है। अगर आपका hypothesis एच नॉट ट्रू हो जाता है तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि पॉपुलेशन वेरिएंस जो अराइवल टाइम है कंपनी का वो विद इन कंपनीज गाइडलाइन है, और अगर वो रिजेक्ट हो जाता है तो इसका मतलब है कि कंपनी जो अराइवल टाइम है कंपनी की गाइडलाइन के मुताबिक जो है वो नहीं है, बल्कि वो 4 मिनट से ज्यादा है, ठीक है। तो उस हवाले से फिर फॉलो अप स्टेप जो है वो टिप लेने पड़ेंगे कंपनी को, ठीक है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो आपका अल्फा 0.05 है, ठीक है। उन्होंने किया क्या, suppose that a simple random sample of 24 bus arrivals taken at a downtown intersection provided sample variance of s square is equal to 4.9. Assuming that the population's distribution of arrival time is normal distributed, the value of test statistics, तो अब आपके पास n भी आ गया, आपके पास सैंपल वेरिएंस भी आ गया। अब आप फार्मूला लगाएंगे का स्क्वायर इज इक्वल टू n-1 एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा नॉट स्क्वायर। सिग्मा नॉट जो है वो 4 है आपका 420। चौथा स्टेप आप कैलकुलेशन क्या करेंगे, आप वैल्यूज प्लेस करें, आपके पास आंसर आ गया 28.18, ठीक है। और आप वैल्यू देखेंगे क्रिटिकल रीजन की, तो क्रिटिकल रीजन जो है वो n-1 23 है, और हमारा जो है वो आपको अल्फा पे देखना है। अल्फा जो है वो आपका 0.05 है, तो आप 23 को जब आप अल्फा पे 0.05 पे देखेंगे तो वो आपके पास आंसर आ जाएगा 35.172 आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे अपना, आपकी कैलकुलेटिव वैल्यू जो है वो क्योंकि एरिया टेबल से ज्यादा है, तो आप अपने एच नॉट को जो है वो देखिए, रिजेक्ट एच नॉट आपने क्या किया 35.172, क्योंकि ये आपकी एरिया टेबल वैल्यू थी। 0.05 पे आपने 23 डिग्री फ्रीडम पे देखा तो वो 35.172 आ गया। आपने प्लॉट की तो हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू थी वो देखे 28.18 है, जो कि क्रिटिकल रीजन में फॉल नहीं कर दी।
तो आप क्या करेंगे, हम लोग अपना एच नॉट जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन एग्जांपल देख लेते हैं। As we saw with population means and proportion, other forms of hypothesis test can be developed. Let us demonstrate a two-tailed test about the population variance by considering a situation faced by a Bureau of Motor Vehicles. Historically, the variance in test scores for individuals applying for driver's license has been sigma is equal to 100. A new examination with the new test questions has been developed. Administrators of the Bureau of Motor Vehicles would like the variance in the test scores for the new examinations to retain at the historical level. To evaluate the variance in the new examination test score, following two-tailed hypothesis test has been proposed. अब दो आपके पास हाइपोथेसिस उसने एक्सप्लेन कर दिया। अल्फा आपको 0.0 लेना है, 5 लेना है, ठीक है। A sample of 30 applicants for the driver license will be given the new version for the examination. We will use a level of significance alpha is equal to 0.05. Okay. The sample of 30 examination scores provided a sample variance S square is equal to 162. तो आप फार्मूला लिखेंगे, वैल्यू प्लेस करेंगे, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 46.98 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, क्रिटिकल रीजन निकालेंगे। क्रिटिकल रीजन आपका बन जाएगा 30 - 1 29 आ जाएगा। 29 को अब आप दो साइडों पे देखेंगे, ठीक है, और दोनों साइडों पे आप उसको उस हवाले से फिर उसका डिसीजन कर लेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। Automotive part must be machined to choose tolerances to be acceptable to customers. Production specifications call for a maximum variance in the length of the parts of 0.0004, ठीक है। ये पॉपुलेशन वेरिएंस के अगेंस्ट आपने चेक करना है, ठीक है। Suppose that the sample variance for 30 parts turns out to be S squared is equal to 0.0005. Use alpha to test whether the population variance specification is being violated. आपको अल्फा 0.05 लेना है और आपको बेसिकली टेस्ट क्या करना है कि वायलेट हो रहा है या नहीं हो रहा। यानी कि क्या मतलब हुआ, क्या आपको टू टेल्ड टेस्ट करना है। तो देखते हैं टू टेल्ड टेस्ट कैसे होगा। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यूज थी। सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 0.0004, एन इज इक्वल टू 30, एस स्क्वायर इज इक्वल टू 0.0005। आपको नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डेवलप करें इक्वल टू नॉट इक्वल टू के साथ। ये टोटल टेस्ट है। अल्फा जो है वो 0.05 है आपका। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू n-1 एस स्क्वायर और सिग्मा स्क्वायर। कैलकुलेशन करें, आप वैल्यूज प्लेस करें, आपके पास आंसर आ गया 36.25। तो आपको क्रिटिकल रीजन डेवलप करना है। तो क्रिटिकल रीजन आपका क्योंकि टू टेल्ड है तो आप क्या करेंगे, ग्रेटर देन अल्फा बाय 2 और लेस देन 1 माइनस अल्फा बाय 2। तो आप डिग्रीज ऑफ फ्रीडम -1 30 -1 29, अल्फा बाय 2 आपके पास 0.025 हो जाएगा और 0.975 हो जाएगा। अब आप 0.925 की वैल्यू जब 29 पे देखेंगे वो आपके पास आ जाएगी 45.722। तो वो ग्रेटर में है, यानी कि उस आप जब एरिया शेड करेंगे तो 45 से आगे वाला एरिया शेड करेंगे आप, ठीक है। और जब आप 0.975 को 29 पे देखेंगे तो वो 16.047 आ जाएगा और जो साइन होगा वो लेस देन इक्वल टू का होगा। इसका मतलब है जो आप एरिया शेड करेंगे वो 16 से कम वाला एरिया शेड करेंगे। अब आपके पास दो बेसिकली क्रिटिकल रीजन है कि अगर आपकी वैल्यू चाहे 45 से बड़ी हो तब भी रिजेक्ट एच नॉट, अगर आपकी वैल्यू 16 से छोटी हो तब भी रिजेक्ट एच नॉट, और अगर इन दोनों के दरमियान हो तो फिर आपकी वैल्यू जो है वो आपका एच नॉट जो है वो एक्सेप्ट होगा। तो यहाँ पे देखें हमारी क्योंकि वैल्यू जो है वो 36.25 है जो कि 16.047 और 45.722 के दरमियान आ रही है।
क्योंकि वो जो कि क्रिटिकल रीजन में फॉल नहीं कर रही, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना जो है वो एच नॉट जो है वो उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे, यानी कि हम लोग अपना एच नॉट जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर तो वैल्यू आपकी चाहे 45 से बड़ी आ जाए या 16 से छोटी आ जाए, तो आपका क्या हो जाएगा, एच नॉट रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह करके था। जबकि सिंगल टेल में आपका एक साइड में बनेगा, जो सिंगल टेल में ग्रेटर होगा उसमें ग्रेटर वाला होगा, और जो लेस होगा उसमें लेस वाला के साथ बनेगा। ठीक है, तो ये था। अब मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ जो आपने प्रैक्टिस के लिए करने हैं, आप लोग करें, और इंशाल्लाह अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आएगी तो इंशाल्लाह हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ये आगे कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, जैसे 12 11 है। अब कुछ क्वेश्चन में उसमें आपको डाटा दे रहा है, तो आपको उस डाटा से क्या करना होगा, आपको सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन जो है या सैंपल वेरिएंस जो है वो खुद कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, और उस कैलकुलेशन के बेस के ऊपर आप आगे चलेंगे। ठीक है, तो ये 2-3 क्वेश्चन आप करने की कोशिश करें। अगर इनमें कोई कंफ्यूजन मसला आएगा तो इंशाल्लाह हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू जी।